ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे तूफानों का रुख मोड़ देंगे क्योंकि आग लगी है सीने में। तो अगर सीने में जज्बा है, मेहनत करने का जुनून है, तो सफलता अपने आप एक ना एक दिन मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, हम मधु रउआ सबके स्वागत करतनी रउआ सबके आपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो कैसन बानी जे रउआ सब, हम आशा करतनी कि रउआ सब एकदम मस्त हो कम जा, जबरदस्त हो कम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त हो कम जा। तो हमने के पढ़त रही जा क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव प्रकार में पोषण, लेक्चर 7 है और आज के लेक्चर के टॉपिक है हम मानव पाचन तंत्र। एक में मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड A to Z सब कुछ पढ़ लें जा। बहुत मजा आई क्लास में, बहुत मजा आवे वाला बा। तो रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो के लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर फटाफट कर दें और कमेंट जरूर करम। तो क्लास के चली जाए स्टार्ट करते नहीं जा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ठीक। तो मानव पाचन तंत्र जो है, तो आहार नाल, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आहार नाल और पाचक ग्रंथियों और पाचक प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को मानव पाचन तंत्र कहते हैं। तो मानव पाचन तंत्र में दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथि, ठीक। आहार नाल जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर की होती है, ये पिछले क्लास में लोग पढ़ लिए थे। आहार नाल शुरू हो जाता है मुख गुहा से। देखिए आहार नाल किसको कहते हैं, तो जिस जिस रास्ते से शरीर के अंदर जिस जिस अंग से होकर के भोजन गुजरता है, आहार मतलब भोजन, नाल मतलब रास्ता, यानी कि भोजन जिस जिस रास्ते से होकर के गुजरता है उन सभी अंगों के समूह, जिन जिन अंगों से होकर के भोजन गुजरता है उन सभी अंगों के समूह को आहार नाल कहते हैं। और इस अंगों में भोजन को पचाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ ग्रंथियों में से एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। तो ये ग्रंथि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक समझ पाए। तो देखिए मुख गुहा से शुरू हो जाता है, मुख गुहा के बाद भोजन आ जाता है ग्रास नली में, इसको हम फिगर से भी समझेंगे। ग्रास नली के बाद भोजन आता है आमाशय में, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, ठीक। आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, फिर आहार नाल अंत हो जाता है गुद्दा मल द्वार पे, ठीक। तो इन अंगों से होकर के भोजन गुजरता है, तो इन अंगों के समूह को आहार नाल कहते हैं। पूरा ये मिला करके 8 से 10 मीटर का होता है। और देखिए इसमें इस अंगों में भोजन को पचाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ ग्रंथियां एंजाइम्स निकालती है, तो उन ग्रंथियों को भी जानना है। तो मुख गुहा में जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। अब ये कौन सा एंजाइम्स निकालते हैं, जब लार ग्रंथि पढ़ेंगे तब जानेंगे। उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी में कोई ग्रंथि नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रंथि नहीं है तो एंजाइम्स नहीं निकलते हैं। आमाशय में होते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। छोटी आंत में होती है आंत्र ग्रंथि। छोटी आंत में आंत्र ग्रंथि पढ़ने से पहले हम यकृत पढ़ेंगे। यकृत जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, लीवर ये भी एक ग्रंथि है, क्योंकि ये भी जो है पाचक रस निकालते हैं। उसके बाद अग्नाशय पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है और ये पूर्ण पाचक एंजाइम्स निकालता है, इसे भी पढ़ना है। बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। अब मल द्वार की तो बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होकर के बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा इसमें से ये 2, 3, 4, 5, ये 5 गो ग्रंथि और 6 गो अंग जानना है मानव पाचन तंत्र में। एक फिगर से अगर समझते हैं तो देखिए
ये थोड़ा सा अग्नाशय को हम यहां लिख देते हैं, यहाँ पे फिगर बनाने में जगह हो जाएगा। देखिए व्यवस्था जरूर कम है, लेकिन जुनून हमारा कम नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम ऐसे अमाशय बना लेंगे, लगभग जे आकार का होता है, अमाशय बना लिए। अमाशय के जस्ट अपोजिट साइड में, अमाशय होता है बाई तरफ और लीवर होते हैं दाई तरफ, तो अमाशय के जस्ट साइड में हम लोग लीवर बना लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, लीवर हो गया। लीवर में ये छोटा सा भाग पित्ताशय, क्या बोलते हैं, पित्ताशय हो गया। और अमाशय के जस्ट ऊपर एक पतिनुमा आकार की संरचना होती है, ठीक, एक पतिनुमा संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय। अब यहां से शुरू हो जाते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये रहता है हमारा बड़ी आंत। ठीक, ये हो गया बड़ी आंत और ये हो गया इसमें छोटी आंत। ठीक, देखिए ये हो गया हमारा मुख गुहा, जहां से आहार नाल शुरू हो जाता है, मुख गुहा। ये हो गया ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली से भोजन आ गया, ये अमाशय हो गया। बस लगता है अमाशय की जस्ट अपोजिट साइड में ये हो गया लीवर, यकृत। ठीक, यकृत में ही ये छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। ये जो अमाशय के नीचे पतिनुमा आकार की संरचना, इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय। उसके बाद ये वाली जो आप संरचना देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद ये हो गया मल द्वार या गुद्दा। तो इस तरीके से ये मानव पाचन तंत्र का संरचना है। मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली से भोजन अमाशय में, अमाशय के अपोजिट साइड में यकृत होता है, अमाशय के नीचे अग्नाशय होता है और यकृत में ही एक आधा छोटा सा भाग पित्ताशय होता है। छोटी आंत से अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से नीचे अब अपशिष्ट पदार्थ गुर्दे से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा मानव पाचन तंत्र का एक फिगर है। तो ये अब हम बारी बारी से शुरू करते हैं, मुख गुहा के बारे में जानते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिएगा मुख गुहा। शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, मुख गुहा से। शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, मुख गुहा से। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा मुख गुहा। ये आहार नाल का पहला भाग होता है, यहीं से आहार नाल की शुरुआत होती है। तो मुख गुहा, इसी को वोकल कैविटी भी बोलते हैं, इसी को माउथ बोलते हैं, मुख गुहा को, इसी को वोकल कैविटी बोलते हैं, इसी को ओरल बोलते हैं। ये सब इसका इंग्लिश नाम है और मुंह इसका जो है हिंदी। तो देखिए मुख गुहा की अगर हम लोग बात करें तो मुख गुहा में पहला पॉइंट हमें क्या जानना है, तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा, मुख गुहा आहार नाल का, आहार नाल का पहला भाग होता है। पहला पॉइंट तो यही जान लेना है। दूसरे पॉइंट में हमें क्या जानना है कि मुख गुहा के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है। मुख गुहा के द्वारा क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है।
भोजन का अंतः ग्रहण होता है। मुख गुहा के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? अंतः ग्रहण करते हैं। बात समझता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मंसाल होठ होता है। इसके द्वारा हम मुख गुहा को बंद कर देते, क्योंकि अगर दो मंसाल होठ नहीं रहती तो मुख गुहा अगर खुला ऐसे करके रहता तो इसमें धूल कण गंदगी सब चले जाते। तो मुख गुहा को काम ना रहने पर इसे बंद करने के लिए दो मंसाल होठे होती है। बात समझता है। उसके बाद हम जानेंगे कि मुख गुहा में पाचन भी होता है। तो मुख गुहा से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, जिसमें स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च कहिए, इसको मंड कहिए, इसका चोकर कहिए, इसको तीन चार तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तीन चार शब्दों का उपयोग करके। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। तो अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि इसे बंद करने के लिए, इसे बंद करने के लिए दो मांसाल होठे होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट में भी क्या? स्टार्च। इसी को कहिए मंड, इसी को कहा जाता है चोकर, क्योंकि स्टार्च जो चोकर में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, प्रोटीन का नहीं। पाचन तो होता है, शुरू हो जाता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, बल्कि मुख गुहा में पाचन तो शुरू हो जाता है मुख गुहा से ही, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जिसमें स्टार्च का पाचन होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि स्टार्च किसमें बदल जाता है इसमें पाचित होकर के, हम जानेंगे आगे। पहले तो हम जानेंगे कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च या कहिए मंड या कहिए चोकर का पाचन शुरू होता है। अब हम जानते हैं कि मुख गुहा जो होती है, अब मुख गुहा में क्या क्या चीजें मौजूद होती है, क्या क्या पाया जाता है मुख गुहा में। तो सबसे पहले तो मुख गुहा में पाचन से रिलेटेड तीन चीजें मौजूद होती है: दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तो मुख गुहा में क्या क्या मौजूद होता है जी? तो मुख गुहा में होता है दांत, जीभ और लार ग्रंथि। तीनों के तीनों पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब हमें बारी बारी से दांत का क्या है, जीभ का क्या काम है, लार ग्रंथि का क्या काम है, अब हमें बारी बारी से इसे जानना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे दांत। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भोजन का अंतः ग्रहण किसकी मदद से होता है मानव में, तो मुख गुहा से होता है। ठीक, देखिए मानव का जो पोषण होता है, जो मानव की प्रक्रिया होती है, मानव में जो पोषण की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरा होती है। मानव में पोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरा होती है? 5 चरणों में। यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले अंतः ग्रहण होता है भोजन का, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। देखिए, अंतःग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना, पाचन मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थ उस भोजन में जितने होते हैं उसे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना। जब सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है तो हमारी जो कोशिका होती है वो उसका अवशोषण करने लगती है। अंगों की कोशिका इसको क्या करती है? अवशोषण करती है। उसके अंदर की जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका हमारी कोशिका अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद वो फिर से जा करके
उसमें से ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और फिर जाकर के जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसे बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। तो हमारे मानव में पोषण की प्रक्रिया इन 5 चरणों से होकर के पूरा होता है। बात समझ पाए आप? हाँ, तो देखिए अंतःग्रहण जो होता है वो मुख गुहा से होता है, याद रखिएगा। अब हेडिंग डालिए दांत। अब क्या हेडिंग डालना है हमें? दांत। मुख गुहा में दांत, दांत हेडिंग डालिएगा, दांत। टीथ, देखिए दांत की अगर हम लोग बात करें तो ये मानव में 32 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है मानव में? दांतों की संख्या 32 गो होती है। ऐसा होता है, दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 गो होती है। अब हम जानते हैं कि दांत जो होते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, कैसी इसकी बनावट होती है। तो देखिए जो दांत होते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, दांत देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप बाहरी परत देखते हैं दांत का, इसको हम लोग कहते हैं इनामेल। दांत की बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। ठीक, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामेल। उसके बाद ये जो आप बड़ा सा ये अंदर की तरफ ये बड़ा सा ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं दंत अस्थि, या इसी को हम लोग कहते हैं डेंटाइन। ये जो है दांत का सबसे अधिक भाग होता है। जो डेंटाइन होता है, दंत अस्थि होता है, वो दांत का सबसे अधिक भाग ये दंत अस्थि ही कहलाता है। उसके बाद दांत के केंद्र में अंदर की तरफ एक छोटा सा गुहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, अस्थि मज्जा, पल्प कैविटी। देखिए इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये दांत का जीवित हिस्सा होता है। ये दांत का जीवित हिस्सा होता है और इसमें रक्त वाहिनियां होती है। यह दांत को ऑक्सीजन और पोषण देती है। बात समझता है? ये दांत का जीवित हिस्सा होता है और इसी हिस्से में अगर कभी दांत में झंझनाहट होती है, देखते होंगे कि कोई मीठा चीज अगर खाते हैं तो दांत में झंझनाहट होती है, दांत सिहर उठता है। तो झंझनाहट अगर दांत में होती है तो इसी भाग के कारण दांत में झंझनाहट होती है। तो इसी के कारण इसी भाग में झंझनाहट होते हैं तो पूरे दांत में झंझनाहट महसूस होता है। तो दांत के इसी भाग में झंझनाहट महसूस होता है, दांत सिहर उठता है।
बात समझ पाए। तो ये दांत का 3 भाग। उसके बाद ये जो दांत को जो मसूड़े से जोड़ करके रखता है, जो भाग जो दांतों को मसूड़े से जोड़ करके रखता है, चलो देखिए, जो जो हमारे दांतों का वह भाग जो जहां से दांतों का वह भाग जहां से दांत मसूड़े से जुड़ा रहता है, यानी कि दांत का वह भाग जो मसूड़े के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम। दांत का ये वाला भाग जो मसूड़े से जुड़ा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सीमेंटम। सीमेंटम याद रखिएगा कि दांत का सीमेंटम जो भाग होता है वह दांत को मसूड़े से जोड़ करके रखता है, सीमेंटम। ठीक। अब देखिए, ये दांत के 3 भाग होते हैं। ठीक। ये ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं सिर या शिखर। क्या कहते हैं? सिर या शिखर। नीचे वाले भाग को कहते हैं, जो मसूड़े से ऊपर वाला जो दिखाई देता है हम लोगों को, ये व्हाइट व्हाइट, इसको सिर या शिखर बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ होता है दांत, उसको हम लोग को बोलते हैं गर्त। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्त। और जो मध्य वाला भाग होता है, मध्य वाला भाग, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। ग्रीवा या गर्दन। इसको जड़ बोलते हैं, जड़। ध्यान से सुनिए, दांत के ऊपर वाले भाग, मसूड़े से ऊपर वाले भाग को सिर या शिखर बोलते हैं। मसूड़े से के अंदर वाले भाग को जड़ बोलते हैं। ठीक, गर्त बोलते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है उसको ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं। बस समझ पाए। तो ये दांत की संरचना थी। ठीक। देखिए, ये जो भाग है दंत अस्थिज है, ये दांत का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा। ये दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। और ये जो इनामिल होते हैं वो हमारे दांत के बाहरी परत होता है, जो सफेद कलर का ये दिखाई दे रहा है। ये हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। बस समझ पाए। और जो अंदर वाला भाग होता है दांत का, अस्थि मज्जा, पल्प कैविटी, ये दांत का जीवित भाग होता है। और इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है और इसी से हमें दांतों को ऑक्सीजन और पोषण मिलते हैं। इसमें तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से झंझनाहट और संवेदनशीलता महसूस होता है। और समझ पाए। तो ये दांत का, और दांत के मसूड़े से ऊपर वाले भाग को सिर या शिखर कहते हैं, नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं, और दोनों के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो ये थी दांत की संरचना। अब जानते हैं दांत की विशेषता, मानव के दांतों की विशेषता। ठीक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर विशेषता की बात करें तो जो मानव के दांत होते हैं, मानव के दांत वो गर्तदंती होते हैं। पहली विशेषता कि मानव के दांत गर्तदंती होते हैं, यानी कि मसूड़े में धसे होते हैं। यानी कि जो मानव के दांत होते हैं ये गर्तदंती होते हैं, मसूड़े में धसे होते हैं। इस भाग को हम लोग जड़ बोलते हैं, इस भाग को शिखर बोलते हैं, और इस भाग को ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा या गर्दन। यानी कि मानव के दांत की पहली विशेषता होती है कि ये गर्तदंती होते हैं, मसूड़े के अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक। उसके बाद दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो मानव के दांत द्विबार दंती होता है, द्विबार दंती होता है। यानी कि मानव के दांत 2 बार निकलते हैं। 20 दांतें 2 बार निकलती है और 12 गो दांत 1 बार निकलता है। समझिएगा, मनुष्य की दांतें द्विबार दंती होती है, यानी कि 2 बार निकलती है। 20 गो दांत 2 बार निकलते हैं और 12 गो दांत 1 ही बार निकलता है। तो जो ये 20 दांत होते हैं यही दूधा का दांत होता है, जो एक बार टूट जाता है और फिर दोबारा निकलता है। और ये जो 12 दांतें होती है वो 1 ही बार निकलती है प्रौढ़ावस्था में, और वो टूटने के बाद अब दोबारा नहीं निकलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये 12 दांतें 1 बार निकलती है और 20 दांतें 2 बार निकलती है। उसके बाद तीसरी विशेषता की बात करें तो मानव की दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं कृंतक, दूसरे को कहते हैं रदनक, रदनक, तीसरे को कहते हैं अग्रचवर्णक,
चौथों को कहा जाता है चवर्णक। तो मानव की दांतें 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के। कृंतक की संख्या 32 में से 8 होता है। रदनकों की संख्या 4 होता है। अग्र चवर्णकों की संख्या 8 होता है। चवर्णक की संख्या 12 होता है। इनकी 8 4 8 12, तो 12 8 20, 20 4 24, 8 कितना हो जाएगा? 24 36 32, यानी कि कुल मिलाकर के दांत कितने हो गए? 32। 32 में से 8 गो होता है कृंतक, 4 गो होता है रदनक, 8 गो होता है अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं 12 गो। हम यहाँ पे फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया ऊपर के जबड़ा और ये हो गया नीचे का जबड़ा। ठीक, अब ऊपर के जबड़े में भी 2 भाग में बांट दीजिए, नीचे के जबड़ों को भी 2 भागों में बांट दीजिए। देखिए, तो एक इधर हो गया कृंतक, एक इधर हो गया कृंतक, एक यहाँ हो गया कृंतक, एक यहाँ हो गया कृंतक। तो ये जो 2 दांत आप सामने की तरफ देखते हैं सीधा सीधा एकदम, उसको हम लोग कहते हैं यही है कृंतक, 2 दांतें। तो ये क्या हो गया? इधर से 2-2 होता है और इधर भी 2-2 होता है। तो किसकी संख्या कितनी हो गई? 8। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। उसके बाद शुरू होता है रदनक। तो ये जो नुकीला भाग ऐसे आप देखते हैं, नुकीला दांत ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं रदनक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रदनक। बस समझ पाए? 4 गो रदनक हो गया। अब 8 गो होता है चवर्णक। 2 गो इधर हो गया चहुआ और 2 गो इधर हो गया, ये हो गए चवर्णक। अरे अग्र चवर्णक। अब हम लोग जानते हैं चवर्णक 12 गो होता है। 4 गो यहां होता है, 4 गो यहां होता है, जिसको लोग चहुआ बोलते हैं। 4 गो इस साइड में होता है और 4 गो इस साइड में होता है। और कुल मिला करके हमारे दांत कितने हो जाते हैं? 32, यानी कि 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर और चौके 32। बस लगता है ये दांत ऐसे हमारे मुंह में सजे रहते हैं। दांतों की संरचना ऐसे होती है। देखिए, इसी में जो अग्र चवर्णक होते हैं, चवर्णक, इसमें जो आप ये जो सबसे पीछे का दांत देखते हैं, सबसे पीछे वाला दांत, सबसे पीछे 4 गो, ये 4 गो होते हैं चवर्णक का ही भाग, जिसे हम लोग कहते हैं अकल का दांत। अकल का दांत, अकल का दांत, ये अवशेषी अंग होता है। 4 गो होते हैं, 4 गो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 गो होते हैं। ये अवशेषी अंग होते हैं। इनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अब ये अवशेषी अंग होते हैं। ये जो अकल के दांत होते हैं, ये अवशेषी अंग होते हैं। ये चवर्णक का भाग है। किसका भाग है? चवर्णक का। तो ये थी हमारे दांतों की संरचना। बस लगता है। अब देखते हैं कि कृंतक का काम क्या होता है। तो देखिए, कृंतक क्या करते हैं? तो कृंतक का, ये इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। देखिए, कृंतक क्या काम करता है? तो भोजन को काटना। रदनक क्या काम करता है? भोजन को फाड़ना। अग्र चवर्णक क्या करता है? तो भोजन को चबाना। और चवर्णक क्या करता है? उसे और महीन करना, पीसना। ये तीनों का, चारों का काम है। काटने का काम कृंतक करता है, फाड़ने का काम, किसी चीज को अगर फाड़ना है तो रदनक उपयोग होता है। अगर उस काट लिए, फाड़ लिए, अब उसको चबा रहे हैं अग्र चवर्णक की वजह से, और अब चबा करके उसे और महीन बनाना है तो और पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। पहले तो ऐसे काटे, फाड़ना हो गया तो फाड़ लिए, फिर इस भाग में चबाते हैं और उसे और महीन करना है, पीसना है, तो उसे भोजन को और पीछे की तरफ ले जाके और शुरू करते हैं उस भोजन को क्या करना? पीसना। तो ये चारों का अपना अपना काम होता है। बस समझता है? तो ये थे दांत, दांत की संरचना, दांत के प्रकार। बस समझता है? और एक आता है अब दंत अस्थि क्षय। एक वर्ड होता है दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय, ये क्या होते हैं जी? तो जब हम कोई मीठा चीज खाते हैं, जब कोई मीठा चीज खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं और दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो जो मीठा के अंदर बैक्टीरिया होती है वो हमारे जो है क्या होते हैं, उस भोजन से अभिक्रिया करके, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हमारे भोजन के मीठे भाग से अभिक्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। और वही अम्ल जब हमारे, उस अम्ल की वजह से हमारे जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाते हैं, 5.5 से
कम हो जाते हैं तब हमारे दांतों के जो इनाइमल होता है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, नष्ट होने लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं दंत अस्थि क्षय। क्या बोले हम कि जब हम मीठा चीज खाते हैं और दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो देखते होंगे बचपन में चॉकलेट खाने की वजह से दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में खोड़ाया हो गया। तो जो दांतों के अंदर जब हम कोई मीठा चीज खाते हैं और दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो वो जो हमारे मुंह के अंदर की जो बैक्टीरिया होती है उस मीठे से अभिक्रिया करने लगती है और अम्ल का निर्माण करती है, और इस अम्ल के निर्माण होने की वजह से जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाते हैं, यानी कि अम्लीयता और बढ़ जाती है, तब हमारे दांतों का इनाइमल क्षतिग्रस्त होने लगता है। जब इनाइमल क्षतिग्रस्त होता है तो दंत अस्थि भी नष्ट होने लगती है और दांत पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं दंत अस्थि क्षय। बस समझ पाए? देखिए कभी भी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग पीएच स्केल अगर पढ़े होंगे तो जो सोरेनसन ने दिया था तो जो ये 7 हो गया, अगर 7 से अधिक मान बढ़ हो 8, 9, 10 ऐसे हो रहा है, जितना आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा 14 तक तो इसमें क्षारीयता बढ़ती है, और इधर की तरफ अगर आइएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर इधर की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। यानी कि अगर किसी भी विलियन का पीएच मान 2 है और एक का 4 है तो कहेंगे कि ये अम्ल ज्यादा है और ये अम्ल इससे कम है। तो वही है कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, यानी कि 5.5 से कम हो रहा है, इसका मतलब और अधिक अम्लीय हो रहा है। और जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, मुंह बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, तब हमारा इनाइमल क्षतिग्रस्त होने लगता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, देखिए जब ये जो अम्ल की जो परत बढ़ चढ़ती है हमारे दांतों पर, उसे दंत पलाक बोलते हैं। जो बैक्टीरिया भोजन के मिठास से अभिक्रिया करके जो अम्ल का परत चढ़ा देती है हमारे दांतों पर, उसको दंत पलाक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत पलाक। क्या कहते हैं उसे? दंत पलाक। और वो दंत पलाक की वजह से ही हमारे इनाइमल क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, क्योंकि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, ठीक, और मुंह की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ये थे दंत अस्थि क्षय और दंत से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है या पूछा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं जीभ के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? जीभ के बारे में। जीभ